हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में समझेंगे। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी सभ्यताएं छुपी हुई हैं जो समय के पर्दे के पीछे छुपकर हमें अपनी कहानी सुनाती हैं। उनमें से एक है सिंधु सभ्यता, जो लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर विकसित हुई। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। वर्तमान समय में सिंधु नदी का लंबा जलमार्ग 2900 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाता है। इसके जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में किया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दयाराम साहनी की खुदाई ने पुरातात्विक ज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी, क्योंकि इससे पहले इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज के कारण इसे कांस्योगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य के औजार और हथियार इस सभ्यता की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं, जो उस युग के लिए अत्यंत उन्नत थे। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के कई रहस्यों को उजागर किया और उनके अनुसंधान ने इतिहासकारों को नए दृष्टिकोण दिए। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम में किया। जेम्स कनिंघम की सर्वेक्षण कार्य ने इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल, जो ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, ने सिंधु सभ्यता को विश्व पटल पर स्थापित किया। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार विस्तार के कारण ये सभ्यता प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार मार्गों से जुड़ी रही। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला है। ये क्षेत्रफल प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा था, जो लगभग आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों को कवर करता था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। ये पहली सभ्यता थी जिसने शहरी योजनाबद्ध विकास, जल निकासी और पक्की सड़कें विकसित कीं। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। लगभग 750 वर्षों तक फैली ये सभ्यता कई कारणों से अचानक समाप्त हो गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग में बदलाव प्रमुख हैं। अब हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में थी, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में थी। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी। ये स्थल दाश्क नदी के किनारे था और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में बहुत दूर तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है, परंतु मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव कंकालों के परीक्षण से ये ज्ञात होता है कि यहाँ 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। पहला भूमध्यसागरीय, दूसरा ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरा मंगोलॉयड, चौथा पिन या अल्पाइन। अब हम भूमध्यसागरीय प्रजातियों के बारे में समझते हैं। भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग मध्यम कद के थे। इनका चेहरा लंबा, नाक सीधी और शरीर सुडौल माना जाता है। अधिकांश इतिहासकार इन्हें ही सिंधु सभ्यता का मुख्य संस्थापक मानते हैं। इन्हीं लोगों को द्रविड़ जाति से जोड़ा जाता है। अब हम दूसरी प्रजाति ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों के बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के लोग प्राचीन भारत के सबसे पुराने निवासियों में गिने जाते हैं। इनका कद अपेक्षाकृत छोटा और शरीर मजबूत था। ये लोग मुख्य रूप से श्रम, शिकार और दैनिक कार्यों से जुड़े थे। अब हम तीसरी प्रजाति मंगोलॉयड प्रजाति के बारे में समझते हैं। मंगोलॉयड प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे। इनके चेहरे चौड़े और आंखें अपेक्षाकृत छोटी मानी जाती हैं। संभवतः ये लोग उत्तर और पूर्व दिशा से आए थे।
अब हम चौथा प्रजाति पाइन या अल्पाइन प्रजाति के बारे में समझते हैं। पाइन या अल्पाइन प्रजाति के लोग ठिगने कद और चौड़े चेहरे वाले थे। इनकी संख्या कम थी, लेकिन ये सभ्यता का हिस्सा थे। ये लोग अन्य प्रजातियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य संस्थापक भूमध्य सागरीय प्रजाति की एक शाखा द्रविड़ जाति के लोग थे। हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण नगरों में से एक माना जाता है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि ये नगर केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। ये सभी पुराविशेष उस काल की उन्नत जीवन शैली और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। कुम्हार का चाक, ये शिल्प कला और उत्पादन प्रणाली के उच्च स्तर को दर्शाता है। श्रमिक आवास, इनसे संगठित श्रमिक जीवन और नगर योजना का प्रमाण मिलता है। अन्नागार, ये नगर की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और अनाज भंडारण व्यवस्था को दर्शाता है। मातृदेवी की मूर्ति, ये धार्मिक आस्था और उर्वरता पूजा का संकेत देती है। लकड़ी की ओखली, जिससे दैनिक जीवन में प्रयुक्त उपकरणों की जानकारी मिलती है। लकड़ी का ताबूत, ये दफनाने की परंपरा और सामाजिक विश्वासों को दर्शाता है। RH-37 कब्रिस्तान, ये हड़प्पा काल की अंत्येष्टि परंपराओं का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। एक सींग वाला जानवर, ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हाथी का कपाल, जो उस समय हाथियों के अस्तित्व और उपयोग को सिद्ध करता है। स्वास्तिक चिन्ह, ये उस युग की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। इन वस्तुओं को हम याद रखेंगे। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास और अन्नागार एक साथ याद रखेंगे। मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत एक साथ याद रखेंगे। और RH-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा एक साथ याद रखेंगे। हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह एक साथ याद रखेंगे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर ये नगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान केंद्र सिद्ध होता है। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। परंतु आश्चर्य ये है कि यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान पर कंकालों का ढेर प्राप्त हुआ है। ये कंकाल क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले हैं, जो किसी भयानक बाह्य आक्रमण की कहानी कहते प्रतीत होते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी द्वारा की गई थी। ये नगर आज के पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत नगर माना जाता है। इस नगर की सबसे अद्भुत विशेषता थी इसकी सड़कें, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड पद्धति में बनी थीं। इन सड़कों ने पूरे नगर को वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में बांट दिया था, जो उस युग की असाधारण नगर योजना को दर्शाता है। यहाँ से अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सूती वस्त्र, जो उन्नत कताई बुनाई कला और वस्त्र उद्योग की प्रगति को दर्शाते हैं। पुरोहित आवास, जो धार्मिक कर्मकांडों और संगठित पूजा प्रणाली का प्रमाण है। घर में कुआं, जो प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था और उच्च जीवन स्तर को दिखाता है। स्नानागार, विशाल और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, जिसे सामूहिक स्नान तथा धार्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है। अन्नागार, सबसे बड़ा, जो संगठित प्रशासन, खाद्य भंडारण और राज्य नियंत्रण को दर्शाता है। सबसे चौड़ी सड़क, जो सुनियोजित नगर निर्माण और सुगम यातायात व्यवस्था का प्रमाण है। सभागार,
जहां प्रशासनिक निर्णय और सामाजिक गतिविधियां होती होंगी। पशुपति शिव की मुहर, जो सिंधु सभ्यता की धार्मिक आस्थाओं और शिव पूजा की प्राचीन परंपरा को दर्शाती है। कांसे की नर्तकी, जो उस युग की कलात्मक भावना, नृत्य संस्कृति और धातु शिल्प कौशल का प्रतीक है। तांबे का ढेर, जो धातु कर्म की उन्नत तकनीक और औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी देता है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। सर्वाधिक स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्माण सेलखड़ी से किया गया था। मोहनजोदड़ो केवल एक प्राचीन नगर नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे उन्नत और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक की अमर गाथा है। इन वस्तुओं को हम याद रखेंगे। सूती वस्त्र, पुरोहित आवास और घर में कुआं एक साथ याद रखेंगे। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और सभागार एक साथ याद रखेंगे। चौड़ी सड़कें, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर एक साथ याद रखेंगे। अब हम चन्हूदड़ों के बारे में समझेंगे। इस पुरातात्विक स्थल की खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार द्वारा की गई। ये स्थल पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर माना जाता है जहां किसी भी प्रकार के दुर्ग या किले के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये एक विकसित औद्योगिक नगर था जो अपने शिल्प और निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध था। ये एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, जो इसकी विशिष्ट स्थापत्य शैली को दर्शाती हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। मेकअप, जिससे उस समय सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग का प्रमाण मिलता है। लिपस्टिक, जो स्त्रियों के श्रृंगार और फैशन बोध को दर्शाती है। शीशा, जो आत्मसज्जा और दैनिक जीवन की उन्नत सोच को प्रकट करता है। मनका, जो मन का निर्माण कला और औद्योगिक गतिविधियों का स्पष्ट प्रमाण है। गुड़िया, जो बच्चों के खिलौनों और मनोरंजन का संकेत देती है। सुई धागा, जो वस्त्र निर्माण और सिलाई कला के विकास को दर्शाता है। अलंकृत ईंट, जो यहाँ की उन्नत स्थापत्य कला का प्रमाण है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पदचिन्ह, ये उस समय के सामान्य और जीवंत दैनिक जीवन की अनोखी झलक प्रस्तुत करता है। इन वस्तुओं को हम याद रखेंगे। मेकअप, लिपस्टिक, शीशा एक साथ याद रखेंगे। मनका, गुड़िया, सुई धागा एक साथ याद रखेंगे और अलंकृत ईंट व बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता एक साथ याद रखेंगे। अब हम कालीबंगा के बारे में समझेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा की खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। अलमानंद घोष ने सबसे पहले इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया। इसकी खुदाई B.K. थापड़ तथा B.B. लाल ने की। इन पुरातत्वविदों की खुदाई ने सिंधु सभ्यता के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। ये राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली हैं। अलंकृत ईंट, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला और निर्माण कला का प्रमाण देती है। चूड़ी, जो कालीबंगा के लोगों के सौंदर्य बोध और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। जोता हुआ खेत, जो विश्व का सबसे प्राचीन कृषि प्रमाण माना जाता है। हल, जो ये सिद्ध करता है कि यहाँ के लोग संगठित और वैज्ञानिक खेती करते थे। हवन कुंड, जो कालीबंगा के धार्मिक अनुष्ठानों और अग्नि पूजा की परंपरा को दर्शाता है। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इन वस्तुओं को याद रखेंगे। अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत एक साथ याद रखेंगे। हल एवं हवन कुंड एक साथ याद रखेंगे। अब हम रोपड़ के बारे में समझेंगे। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है।
रोपड़ से हम रोना ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। अब हम बनवाली के बारे में समझेंगे। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। ये हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। बनवाली के ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि यहाँ कुछ भी बना नहीं था। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित अर्थात स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। अब हम लोथल के बारे में समझेंगे। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की। लोथल ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप-तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है। ये एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल शवाधान यानी जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले हैं, जिससे सती प्रथा का आभास मिलता है। गोदीवाड़ा, बंदरगाह, विदेशी व्यापार एक साथ याद कर सकते हैं। माप-तौल, दिशा मापक यंत्र, फारस की मोहर एक साथ याद कर सकते हैं। युगल शवाधान, औद्योगिक शहर एक साथ याद कर सकते हैं। अब हम धौलावीरा के बारे में समझेंगे। ये गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। वह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी 1967 में किया। पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। सिंधु सभ्यता के लगभग 350 स्थल मिले हैं, जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। अब हम कुणाल के बारे में समझेंगे। कुणाल स्थल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कुणाल घग्गर नदी के तट पर है। कुणाल की खुदाई सन 1986 ईस्वी में डॉक्टर जेपी जोशी के निर्देशन में की गई थी। कुणाल से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अब हम रंगपुर के बारे में समझेंगे। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भादर नदी के तट पर है। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया। यहाँ से हमें धान की भूसी मिली है। अब हम पार्ट 2 में सिंधु सभ्यता के समाज व सिंधु सभ्यता के विशेषता के बारे में समझेंगे।